हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहाँ पर भैया करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के जो पीवाईक्यूज हैं हम जरा उसको पढ़ने वाले हैं। तो भाई साहब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर के पीवाईक्यूज कर लिए होंगे और उसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है जी, चलिए इंट्रो वगैरह हो गए, मेरा फोटो वगैरह देख लिया। अब इसके बाद में हम लोग फटाफट काम चालू कर देते हैं। जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं उन सभी का डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ऑल इंडिया 2019 में 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर यह बोला गया था। अच्छा हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं तरीका बता देता हूं। जैसा कि मेरा तरीका हर बार रहता है कि क्वेश्चन को जब भी मैं सॉल्व करता हूं तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि चैप्टर क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ो, नहीं समझ में आया 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, नहीं भैया। ठीक है भाई साहब, मेरा सीधा सा तरीका यह है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, डाटा लिखते चले जाओ और डाटा को लिखते लिखते ही आपके पास में आंसर आ जाएगा। जैसे पहले बात करते हैं, यूजिंग द स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई प्रिडिक्ट। आपके पास में स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू यहां पर यूज करनी है, किसके लिए? एक्स और वाई के लिए। फिर बोलता है कि यहां पे प्रिडिक्ट विच इज बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन। आयरन की सरफेस पे किसकी कोटिंग करवा दी जाए जिससे कि आपके पास में ये जो रस्टिंग होगी ये इससे क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, और वाई ये बोल के रखा है भाई, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। क्या कहानी होती है जरा ध्यान देना। आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है बिकॉज आयरन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आयरन के साथ होता यह है कि सर ये जो Fe है ना, एक्चुअल में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करके कन्वर्ट हो जाता है Fe2 पॉजिटिव में। ठीक है, यहां पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल देके रखा है 0.44 वोल्ट। तो आप लोगों को पता होगा कि आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होता है माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। ठीक है भाई साहब, तो अगर आपके पास में माइनस का 0.44 है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप बोल सकते हो क्या हो जाएगा, प्लस का 0.44 हो जाएगा। तो आयरन के साथ यह कहानी है। अगर x और y की मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर इनका क्या करवा रहे हैं, ये लोग रिडक्शन करवा रहे हैं। अब देखो भाई साहब, एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन बताता हूं, ये आपने बचपन में पढ़ के रखी हुई है, आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है। ई ऑक्सीडेशन, ईएमएफ ऑफ सेल कौन सा, स्टैंडर्ड वाला, इक्वल होता है आपके पास में ई ऑक्सीडेशन प्लस स्टैंडर्ड ईएमएफ किसके, रिडक्शन के। ये वाली कहानी होती है। अब इस बेसिस पर मैं जाता हूं तो मुझे पता है कि अगर आपके पास में यहां पर वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो यहां पर ये क्या हो जाता है, फीजिएबल हो जाता है, मतलब सेल यहां पर वर्किंग पे आ जाएगा, आयरन टूटना चालू कर देगा। तो अपने को यही नहीं होने देना है। दोनों को सॉल्व करने पर जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो वहां पर फीजिबिलिटी परफॉर्म हो जाएगी और ये रस्टिंग से नहीं बचा पाएगा। तो भैया बहुत सिंपल सा है। क्या सिंपल सा है, ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड आउट करता हूं, ऑक्सीडेशन तो आयरन पे होता है, तो ये लेकर रखा है 0.44। इसके बाद में बात कर लेता हूं यहां पे, पहले एक्स वाले की बात करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का 2.36 वोल्ट। ठीक है रे भाई, नहीं लिखेंगे चलेगा वोल्ट, बाद में एंड में लिख देंगे। और ईएमएफ ऑफ सेल अगर आप यहां पर फाइंड आउट करते हो दूसरी वाली वैल्यू वाई के लिए, तो कितना आ रहा है, माइनस का 0.14 आ रहा है। अब दोनों को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपके पास में x है ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, जो y है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। पॉजिटिव वैल्यू में फिजिबिलिटी होती है, रिएक्शन हो जाएगी। सो फॉर दैट रीजन हमको y नहीं लेना है, हम लोगों को यहां पर क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा x। तो ये क्या बोला जाएगा कि प्रिडिक्ट करने की बात बोली थी कि भैया किसके साथ में ऐसा होगा, कौन ज्यादा अच्छे तरीके से वहां पर रस्टिंग से बचा पाएगा, सर ये बचा पाएगा। ठीक है, अब रीजन बता देते हैं। एक तो आप ये कहानी बोल सकते हो या फिर डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि सर अगर x की बात की जाए तो यहां पर जो x का रिडक्शन पोटेंशियल है
वो क्या है भैया, सबसे ज्यादा है। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा यहां पर क्या होगा, इसकी कोटिंग करने से वो रस्टिंग से बचा पाएगा। तो कहीं कहीं पर इसका आंसर आपको डायरेक्ट इतना सा लिखा हुआ दिख जाएगा, परंतु जो रियल कॉज है आपको इस तरह से भी निकालकर उसको न्यूमेरिकली प्रूफ करके बता सकते हो। ठीक है रे भाई, क्लियर हो गई बात। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जहां पे बोलता है डिफाइन कंडक्टिविटी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, ये बोल के रखा गया है। चलिए भाई साहब बात कर लेते हैं, कंडक्टिविटी किससे डिनोट की जाती है भैया, काप्पा से डिनोट की जाती है। काप्पा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, 1/ρ हो जाता है। रो की अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू ए अपॉन एल होता है, तो नीचे वाला एल ऊपर लेकर आ जाओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, ये कंडक्टिविटी। यूनिट की बात करते हैं, R रेजिस्टेंस होता है, ऊपर गया तो ओम इनवर्स। बात कर लेते हैं लेंथ अपॉन एरिया की, सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो भैया ये तो हो गया आपके पास में क्या, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। कापा इज इक्वल टू ये वाली सिचुएशन आ जाती है। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से पूछ के रखा गया है। क्वेश्चन यहां पर क्या बोल के रखा है, Why does the conductivity of solution decreases with dilution? डाइल्यूशन के साथ में ही कंडक्टिविटी क्यों यहां पे डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है भाई साहब, अब इसका जरा आंसर सुन लो, समझना जरा क्या बोला जाता है। अगर आप बात करते हो डाइल्यूशन की, तो इसका मतलब क्या होता है, डाइल्यूट करना। डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि आप यहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट लगातार क्या होते जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो। अब कंडीशन बहुत सिंपल सी है कि अगर आपके पास में कंटेनर रखा गया है और इस कंटेनर के अंदर अगर मैं ये बात करता हूं कि जो आपके पास में पार्टिकल्स थे, ये रहे वो पार्टिकल्स, ठीक है, ये आपने ऐसे यहां पर पार्टिकल्स बना के रखे हुए थे सॉल्यूट के। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इसके पर यूनिट वॉल्यूम पे आ रहे थे वो ज्यादा थे, पर जैसे जैसे अगर आपने यहां पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर पार्टिकल्स भैया अभी भी उतने हैं, परंतु पर यूनिट वॉल्यूम पे अगर इनके पार्टिकल्स की क्वांटिटी देखी जाए तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आई बात। पहले सॉल्वेंट कम था, तो कम सॉल्वेंट में, ये वो वाला एग्जांपल है भाई साहब कि अगर आप बात करते हो कि आप आधे गिलास में 1 चम्मच शक्कर मिलाओगे तो आपको शक्कर जो पानी होगा वो ज्यादा मीठा लगेगा, परंतु अगर आपने वही 1 चम्मच शक्कर को 2 लीटर पानी के अंदर मिला दिया तो वही पानी का जो टेस्ट होगा वो उतना मीठा नहीं रहेगा जितना कि आधा गिलास पानी था। तो सेम वही वाला एक फॉर्मूला या वही वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलो कि जैसे जैसे आप यहां पर डाइल्यूट करते हो तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से यहां पर यूनिट वॉल्यूम जो भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं या जो उनका कंडक्टिविटी होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स का अमाउंट कम हो रहा है ना। तो पार्टिकल्स का अमाउंट अगर कम होगा तो ऑब्वियस बात है कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, ये कहानी है। अच्छा, ये वाला एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला चाहो तो आप इससे भी बता सकते हो। कौन सा वाला, जो मोलर कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला है ना, मोलर कंडक्टिविटी भी हमारे पास में क्या होता है, काप्पा इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाता है आपके पास में कंसंट्रेशन। तो आप चाहो तो इससे भी इसको डिफाइन कर सकते हो, यहां से भी कापा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है रे भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया 2020 में पूछा गया हमारे पास में क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास में X एंड Y आर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ X इंक्रीजेस 2.5 टाइम्स। ठीक है, क्या समझ में आया क्वेश्चन में, X और Y दो इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं रे भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि कैटायन और एनायन में क्या होते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं। तो X और Y जो दो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जब कैटायन और एनायन में ब्रेकडाउन हुए तो ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ X, डाइल्यूशन पे X की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कितनी बढ़ गई है, 2.5 टाइम्स। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि जो Y की कंडक्टिविटी है वो क्या हो गई है, 25 टाइम्स यहां पे बढ़ गई है। विच ऑफ द टू इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों में से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा। अगर आप लोग को याद हो तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पता है एक ग्राफ पढ़ के रखा हुआ है। इस ग्राफ में
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो ऐसी स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इस तरह से कर्व से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहां पर आपके पास में क्या होता है, कंसंट्रेशन अंडर रूट सी, और यहां पर क्या होता है भैया, उसका मोलर कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, ये कहानी होती है। नाउ एक बात समझो कि यहां अगर मैं आप लोगों को यह बोलता हूं कि डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी x की 2.5 टाइम इंक्रीज हुई है, जबकि अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर y जो है वो 2.5 गुना बढ़ गया है। 2.5 गुना बढ़ गया मतलब क्या भैया, एकदम सडनली यहां पर चेंज आपको देखने को मिला है। और ऐसा जो सडन चेंज होता है वो हमेशा कहां देखने को मिलता है, y इज इक्वल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसका एक एग्जांपल अगर आपको याद हो वो क्या होता है, एसिटिक एसिड। वहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो रहते हैं स्ट्रेट लाइन शो करने वाले, उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भैया, KCl हो जाएगा। तो बस रे भाई, ये जो सडन इंक्रीज देखने को मिलता है बहुत ज्यादा अमाउंट में बिकॉज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है रे भैया, चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अगला बोलता है एक्सप्लेन विथ अ ग्राफ द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन। ठीक है भाई साहब, अच्छा ये क्या है, डाइल्यूशन के साथ में बोला है कि एक ग्राफ से बताओ कि यहां पे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन। तो भैया ये वाली चीज किसको यहां पर सीधे सीधे डिनोट करवा रही है, अगर आपको याद हो तो ये चीज हमने पढ़ के रखी डीबे हकल ऑनसेगर रूल में। इसके पहले वाला भी वही था हमारे पास में। क्या कहानी बनती है, मोलर कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी। अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है सर, इस तरह से स्ट्रेट लाइन को परफॉर्म करवाता है। तो होता क्या है कि यहां पर मोलर कंडक्टिविटी जब हाई होगी तो यहां पर क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है वो लो होगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपके पास बढ़ता चले जाएगा तो वैसे वैसे जो मोलर कंडक्टिविटी होती चली जाएगी कम। तो बस रे भाई, यही तो बात बताई गई थी, और यह बात किसके द्वारा बताई गई थी, डीबे हकल और ऑनसेगर के द्वारा बताई गई थी। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सामने वाले को यह बता देना कि डीबे हकल और ऑनसेगर ने हम लोगों को यह वाला फॉर्मूला दे के रखा था। और चाहो तो यहां पर इसको आप ये भी बोल सकते हो, डीबे हकल ऑनसेगर ने बोला था कि मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज माइनस का A इंटू अंडर रूट C। जहां पर अगर आप A की बात करते हो तो A हमारे पास में क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। तो भैया इतना सा आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप इससे भी इसको बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि भैया 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स में 2 पॉइंट पूछे जाएंगे, जिसमें आपने एक में ग्राफ समझा दिया और एक में बता दिया कि यह ग्राफ डीबे हकल ऑनसेगर रूल को फॉलो करता है। ठीक है भाई साहब, चलो गाड़ी आगे बढ़ाएं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया कि अ करंट ऑफ 1.50 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो सबसे पहले मैंने बोल दिया कि करंट कितना पास हो रहा है, 1.50 एम्पियर पास हो रहा है किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है भैया, जो इलेक्ट्रिसिटी लेगा और मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा या इलेक्ट्रोलाइट्स को ब्रेक डाउन करता है। सिंपली इलेक्ट्रिकल को केमिकल में ये कन्वर्ट करता है। नाउ यहां पर क्या कंपाउंड देके रखा है मुझे, या बोला जाए इलेक्ट्रोलाइट AgNO3, जो कि मुझे पता है कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने पर Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव के रूप में। अब ये बोलता है द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड वाज 1.50 ग्राम। इसने बोला कि इतना करंट फ्लो करवाने पर जब इस रिएक्शन को करवाया गया तो जो सिल्वर का वेट डिपॉजिट हुआ है वो कितना हुआ है रे भाई, 1.50 ग्राम्स। अब ये बोलता है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने समय तक करंट यहां पे फ्लो हुआ होगा। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गई, करंट हमने दिया, इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म हुआ,
जिस वजह से सिल्वर का डिपोजिशन हुआ है 1.50 ग्राम्स। तो आपको बताना है यहां पे टाइम कितना यूज किया जाएगा। अब देखो इतना सारा डाटा लिख दिया, करंट आ गया, वेट आ गया, टाइम पूछा गया है, तो सर ऑब्वियस बात है यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा रे भाई? यहां पर आपके पास में लगेगा फेराडेस का फर्स्ट लॉ। ठीक है भाई साहब, क्या लगेगा? फेराडेस का फर्स्ट लॉ, जो कि क्या बोलता है आपके पास में डिपॉजिटेड वेट इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। टी इज इक्वल टू क्या है मेरे पास में? टाइम। अब देखो भैया ये Z क्या होता है? सर इस पे सारी बात टिकी हुई है। Z इज इक्वल टू होता है मेरे पास में इक्विवेलेंट वेट अपॉन में, क्या आ जाएगा रे भैया? इक्विवेलेंट वेट अपॉन में आ जाएगा जो फेराडे वैल्यू होती है 96500। ठीक है भाई साहब, 96500। अरे कलर तुम काहे बदल रहे हो? 96500। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है सर? ये भी बहुत आसान है सर। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय यहां क्या चलेगा? 96500। तो बस सारा डाटा देके रखा है, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है? सर वेट डिपॉजिट हो रहा है 1.50 ग्राम्स। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं कि सर Z की वैल्यू क्या आ जाएगी? मोलर मास लिख दो। तो मोलर मास कितना देके रखा हुआ है हमारे पास सिल्वर का? 108 ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर एन फैक्टर की, तो देखो सिल्वर एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? जब भी इसको मॉलिक्यूल को आयंस में कन्वर्ट करते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज उसका एन फैक्टर। यहां पर AgNO3 से Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव बना, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पे एन फैक्टर कितना आ गया? 1 आ चुका है। ठीक है, और आगे क्या चलेगा? मल्टीप्लाई में 96500 मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना फ्लो करवा रहे थे? करंट फ्लो करवा रहे हैं 1.50 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय क्या चल रहा है? टाइम। 1.50 से 1.50 कैंसल। भैया इसको पहले मैंने सॉल्व कर लिया था। सब कुछ सॉल्व करने पर जो टाइम निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 893.51। ठीक है भाई साहब, क्या आ रहा है आपके पास में? कहां लिख दूं मैं टाइम? टाइम में लिख देता हूं यहां पे, ये आ रहा है 893.51। ठीक है भैया, यही आ रहा है ना रे? हाँ, 893.51। ठीक है, और क्या आ जाएगा रे भैया? सेकेंड्स। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। सिंपल सा फेराडे का फर्स्ट लॉ लगाना है और Z की वैल्यू याद रखना है। Z इज इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय 96500। पूरा सॉल्व करके देख लो, आंसर आपके पास में यही वाला आ जाएगा। ठीक है भैया, 2018 का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 2018 में अगला कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन में देके रखा हुआ है द कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो भाई साहब इसका मतलब कंसंट्रेशन देके रखा है 0.01 मोलैरिटी। फिर बोल के रखा है क्या? कंडक्टिविटी सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। टेम्परेचर देके रखा हुआ है मेरे पास में 298 केल्विन। और इसके अलावा कंडक्टिविटी कितनी है? कंडक्टिविटी देके रखी काप्पा इज इक्वल टू 1.65 इंटू 10 टू दी पावर -4 साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। चाहो तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स भी कर सकते हो। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। यहां पर क्या निकालनी है आपको? मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्या होता है रे फॉर्मूला? मोलर कंडक्टिविटी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस करा था, काप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। ये वाला फॉर्मूला होता है। भैया सब तो देके रखा है, कापा की वैल्यू कितनी देके रखी हुई है? 1.65 इंटू 10 टू दी पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय क्या चल रहा है? 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन कितना है? 0.01 मोलैरिटी। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16.5 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो भैया ये इतना सा आंसर आ रहा है। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 6 डन। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? फॉलोइंग आयंस आर गिवन।
क्रोमियम कॉपर और अगेन कॉपर +2 और +1 वाला Fe2 पॉजिटिव Mn3 पॉजिटिव। आइडेंटिफाई द आयन, ठीक है, आइडेंटिफाई करो ऐसे आयन को जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है भाई साहब, क्या हो जाएगा? जो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब देखो अगर इन सभी में बात की जाती है तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ना, वो कौन आता है आपके पास में? क्रोमियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर ये क्रोमियम क्यों हुआ। सर अगर आप लोगों को याद हो को क्रोमियम के पास होते हैं 24 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे यहां पर एक एक्सेप्शनल केस बनता था कि सर यहां आता तो 3d4 एंड 4s2 है, परंतु यहां पर इसकी स्टेबिलिटी के लिए इसे 3d5 एंड 4s1 बना दिया जाता है ना, ऐसी कुछ करा जाता था। परंतु अगर मैं बात यहां पे कर लेता हूं कि सर यहां पर क्रोमियम को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोलने का रीजन क्या है, तो भैया रिड्यूसिंग एजेंट बोलने का रीजन यहां पर यह है कि अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए बहुत ही जल्दी Cr2 पॉजिटिव क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर इसके पास में समस्या यह है ना कि इसका जो 3D वाला है वो 4 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने वाला है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने वाला है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा हूं, यहां पर स्टेबिलिटी के लिए 3d5 को भी ये अचीव कर लेता है, जिस वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती? बहुत ही ज्यादा लो हो जाती है। सो फॉर दैट रीजन यहां पर हम ये बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कौन है? क्रोमियम। अदरवाइज कौन सा होता है? लिथियम का आयन होता है। लिथियम नहीं रहे, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? लिथियम का आयन, तभी लिथियम आयन बैटरीज बनती है। नाउ दूसरा क्वेश्चन बोलता है अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। इनमें से एक्वस सॉल्यूशन में कौन सबसे अनस्टेबल होगा? तो भाई साहब आंसर है आपके पास में कौन सा? Cu2 पॉजिटिव कि Cu? सर सही आंसर है Cu। Cu को क्यों होता है, जरा ध्यान देना इस बात को। सर कंडीशन ये होती है कि जब भी आपको कॉपर का Cu पॉजिटिव आयन यहां पे फॉर्म होता है तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाता है किस में? Cu2 पॉजिटिव में ये कन्वर्ट हो जाता है। और जब Cu2 पॉजिटिव में यहां पर ये कन्वर्ट होता है तो ये क्या करेगा? सर ऑब्वियस बात है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है भाई साहब, यहां पर 2 लिखने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे अपने इतने में काम हो जाता। सिर्फ अगर आप ये भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूं। 2 तो खैर उसमें जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? Cu पॉजिटिव बहुत जल्दी Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन को सामने वाले को डोनेट करके। ठीक है, तो ये क्या होती है? इसकी ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। याद रखो कॉपर का जो +1 आयन होता है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए +2 के स्टेट पे बहुत जल्दी जाता है। सो फॉर दैट रीजन अनस्टेबल कौन होता है? Cu पॉजिटिव। फिर बात करते हैं भैया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सब में से कौन होगा? ठीक है जी, अगर मैं बात करता हूं यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो भाई साहब यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएंगे भैया? जहां से ऑक्सीजन को ऐड करना आपके पास में बहुत 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 ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग देखो क्या कहानी होती है। अगर आपके पास में एक बार Cu2 पॉजिटिव बन गया तो ये Cu2 पॉजिटिव बड़ा स्टेबल स्टेट है। क्यों स्टेबल स्टेट है सर? क्योंकि हम लोगों को पता है कि कॉपर 29 इलेक्ट्रॉनों का धारक है। फिर से वही एक्सेप्शनल केस बनाता है। +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एक ऐसे ऑक्सीजन से बहुत जल्दी यहां पर रिएक्शन परफॉर्म कर पाएगा जो कि 2 इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है। ठीक है, तो बस इतनी सिंपल सी बात है। तो भैया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर यहां पर आप ये बोल सकते हो कि Cu2 पॉजिटिव अपनी स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन को जल्दी से गेन करने की वजह से एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम कर सकता है। ठीक है भाई साहब, तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। नाउ अगला पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड वाला, और उसके बाद में लॉग Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैडमियम आयन जिंक में कन्वर्ट हो रहा है और जिंक आयन जो है वो कैडमियम आयन प्लस जिंक। ये रिएक्शन को मैं दोबारा एक बार फिर से लिख देता हूं, शायद वो
इसको जब हम लोगों ने कन्वर्ट करा ना तो इस वजह से कुछ समस्या हो गई है इसके अंदर। तो आपके पास में इक्वेशन जो है वो है CD पॉजिटिव एक्वस प्लस Zn सॉलिड, जिससे कि आपको मिल रहा है Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस यहां पर क्या मिल रहा है, CD मिल रहा है। तो गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रूफ निकालना है हम लोगों को। ठीक है भाई साहब, इजी है रे। अगर आप यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी निकालने जाओ या स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालने जाओ तो क्या होता है, माइनस का NF एंड स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, ये वाली कहानी होती है। अब देखो भाई साहब, ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को देखते हुए मुझे ये तो पता चल गया कि यहां कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। कैडमियम +2 से CD बन रहा है, जबकि जिंक Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है रे भैया, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो N की वैल्यू तो मेरे पास में आ गई। अगर मैं बात करता हूं फेराडे की, तो 1 फेराडे का चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम होता है। अब लफड़ा यहां पर जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल फाइंड आउट करने का, परंतु ये लफड़ा भी कोई इतना टफ नहीं है रे भाई, बहुत आसान है। कैसे आसान है सर, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या लिखनी पड़ेगी, आपको यहां पर हाफ सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। हाफ सेल रिएक्शन की बात करते हो तो क्या घटना होती है सर, यहां पे सर घटना यह होती है कि जो CD2 पॉजिटिव एक्वस होता है वो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन को खाकर कन्वर्ट हो रहा है CD में। मतलब ये क्या परफॉर्म करवा रहा है सर, ये परफॉर्म करवा रहा है यहां पे रिडक्शन को। वहीं अगर मैं बात करता हूं जिंक की, तो Zn जो होगा वो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करके Zn2 पॉजिटिव एक्वस बना लेता है। और जब ये ऐसी घटना होगी तो इसको क्या कहा जाएगा भैया, हमारे पास में ऑक्सीडेशन। और ये मैंने इसलिए करके रखा हुआ है क्योंकि अगर आपको स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल निकालना है तो फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा होता है, E ऑक्सीडेशन प्लस स्टैंडर्ड EMF किसका, रिडक्शन का। ठीक है, प्लस प्लस में करना रे भाई, प्लस प्लस में ही सारी कहानी हो जाएगी। वैल्यूज हमें दे के रखी हुई है सर। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है सर, Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, परंतु मुझे वैल्यू किसकी दे के रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल, Zn2 पॉजिटिव से Zn बनने की। तो मैं बोलूंगा कि सर मुझे ये चीज के बारे में पता है कि अगर आपके पास में Zn2 पॉजिटिव से अगर आप Zn बनाते हो तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी विद अपोजिट साइन के साथ में Zn से Zn2 पॉजिटिव। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की दोनों वैल्यू बराबर होती है, बट साइन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर ऐसी घटना है तो Zn से Zn2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो इसी तरह से हो रहा है ना। कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि रिडक्शन क्या हो रहा है सर, CD2 पॉजिटिव से CD बनना, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहां पर प्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने यहां पर वैल्यू को प्लेस कर दिया तो वैल्यू प्लेस करने पर मुझे क्या मिल जाएगा रे भाई, मुझे यहां पर मिल जाएगा प्लस का 0.763 प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी माइनस में आ जाएगा, है ना, क्योंकि देखो CD2 पॉजिटिव से CD बनना क्या है, माइनस का 0.403। ठीक है भैया, सॉल्व कर ले हम, 3 से 3 गया, क्या बच गया मेरे पास में, 0। लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। 6 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, यहां आ जाएगा 0.36 वोल्ट। ठीक है रे भाई, स्टैंडर्ड EMF आपके पास में आ चुका है। इसके बाद में उसने क्या बोल के रखा हुआ था रे भाई, लॉग केसी की वैल्यू निकालना। लॉग केसी की वैल्यू कैसे निकालोगे सर, लॉग केसी की वैल्यू निकालने के लिए अब हम लोगों को कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी सर, यहां पर हम लोगों के पास में बोल के ये रखा हुआ है कि सर ऐसा 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 फलाना ठिकाना हो गया, तो किसकी वैल्यू यूज कर लेना रे भाई, वो वहां पर अपना कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है भाई साहब। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा रे इसके अंदर, इसके अंदर वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, आरएनएस, नहीं आरएनएस नहीं रे, वो वाला अपना नर्स्ट इक्वेशन, मेरे मुंह में आरएनएस आ रहा है यार, आरएनएस वाला नहीं लगेगा। इसके अंदर कौन सी लग जाएगी हमारे पास में, नर्स्ट इक्वेशन लग जाएगी। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, ये बोलता है कि सर EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल के माइनस यहां पर होता है 0.0591। 1 नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, और यहां पर क्या आता है, लॉग क्यू। परंतु एक इंपॉर्टेंट बात,
इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका Q Kc में कन्वर्ट हो गया है तो सर इसका मतलब है आप इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हो, और अगर यहां पर इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है तो इक्विलिब्रियम जो होता है ईएमएफ ऑफ सेल का वो कितना हो जाता है, यहां पे जीरो हो जाता है। ठीक है, याद रखो इक्विलिब्रियम पे सेल का ईएमएफ क्या हो जाता है, जीरो। अगर सेल का ईएमएफ यहां पर जीरो हो जाता है तो आपके पास में अब जो नया फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय एन, और यहां पर क्या आ जाएगा, लॉग के सी आ जाएगा। सारा डाटा दे के रखा है, जस्ट वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, क्या आंसर निकल कर आ रहा है जरा देखें। तो हमारे पास में स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आके रखा हुआ है 0.36 वोल्ट, विच इज इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है 0.059। दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा था एंटायर रिएक्शन में, और यहां पर क्या आ जाएगा, लॉग केसी, और मुझे केसी की वैल्यू नहीं लॉग केसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। तो यहां से लॉग केसी की जो वैल्यू आ रही थी ये मैंने कैलकुलेट करके रख ली, ये आ रही है 12.18। ठीक है भाई साहब, क्या आ रही है, 12.18 आ रही है। तो बस रे भाई, हो गया सॉल्व, इतना सही करना था। न्यूमेरिक पार्ट है 3 नंबर में, ठीक है भैया, इतना बनता ही है, क्योंकि 1 नंबर में तो आपका ये गिब्स फ्री एनर्जी निकाला जाएगा, जिसमें से आधा नंबर इस इक्वेशन के लिए रहेगा, और आधा नंबर जो आपको यहां पर मिलेगा वो मिलेगा इसके लिए, क्योंकि आपने यहां पर पूरी वैल्यू निकाली। मैंने गिब्स फ्री एनर्जी नहीं निकाली क्या, ये ले पूरी रामायण कर दी, महाभारत हो गया, पता नहीं क्या, यहां पर वैल्यू ही नहीं निकाली मैंने, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नहीं निकाली। अच्छा हुआ मैंने देख लिया। अभी गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो आप यहां पर, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 96500, और ये आपके पास में ईएमएफ ऑलरेडी दे के रखा हुआ है 0.36 वोल्ट। भैया इसको यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आ रहा है 69480 जूल पर मोल। ठीक है, क्या आ रहा है, 69480 जूल पर मोल, ये वाली कहानी आपके पास में आ रही है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। तो बस रे भाई, इतना सा करना है। तो आपके यहां पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क आपको मिल जाएगा यहां पे या गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, और उसमें भी आधा नंबर आपके पास में मिलेगा इस इक्वेशन को निकालने के लिए, फिर आधा नंबर आपके पास में मिलेगा भैया ये आंसर लेकर आने के लिए। सेम उसी तरह से आपके पास में 1 नंबर रहेगा बीच की कहानी के लिए, और उसके बाद में जो आधा नंबर रहेगा अगेन इस कॉन्सेप्ट के लिए, और आधा नंबर ये वाला आंसर निकालने के लिए। ठीक है भाई साहब, क्लियर हुई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जहां पर बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन कॉपर एंड सिल्वर आयन, से सिल्वर प्लस कॉपर आयन हमारे पास में फॉर्म हो रहा है। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द गिवन रिएक्शन टेक प्लेस। आपको ये बताना है कि ऐसा गैल्वेनिक सेल के लिए आप यहां पर क्या लिखकर बताओ, रिएक्शन लिखकर बताओ जहां पर ये सारी घटना हो रही है। ठीक है रे भाई, सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आप लोग जो यहां पर करोगे वो ये करोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल रिएक्शन पहले हाफ सेल रिएक्शन बना लिया करो। हाफ सेल रिएक्शन जब कभी भी आप यहां पर बनाओगे तो अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर क्या पता चल रहा है कि सर जो कॉपर है ना वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हो गया है। मतलब जो Cu है वो अगर Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करके रखे होंगे, अपने में से बाहर निकाल दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पर परफॉर्म होता है, एनोड पर परफॉर्म होता है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, जब भी 2 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दोगे प्रोडक्ट से तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं सिल्वर है तो 2 मोल्स ऑफ जो Ag पॉजिटिव है इसने 2 इलेक्ट्रॉन खाए होंगे तभी जाकर ये ट्वाइस ऑफ Ag में कन्वर्ट हो गया होगा। तो भैया यहां जब इसने इलेक्ट्रॉन खाए हैं तो ये क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा रिडक्शन। रिडक्शन हमेशा कहां पर होता है सर, रिडक्शन होता है कैथोड पे। अब भैया इसकी सेल इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी सेल इक्वेशन हमारे पास में क्या निकल कर आएगी सर, बहुत आसान है, एनोड, सॉल्ट ब्रिज और कैथोड, ये वाली इक्वेशन होती है। तो भैया एनोड पर क्या परफॉर्म हो रहा है सर, आप यहां लिखोगे कि आपका जो सॉलिड कॉपर था वो यहां कन्वर्ट हो रहा है कॉपर आयन में और उसका बन रहा है एक्वस सॉल्यूशन। बीच में लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। अब यहां पर आप बात करोगे कि जो सिल्वर का आयन था वो यहां पर
रिड्यूस होकर क्या बना देगा रे भाई, ये बना देगा सॉलिड सिल्वर। तो भैया ये हो गई आपके पास में क्या, इसके लिए जो गैल्वेनिक सेल को डिपिक्ट करने की बात की गई थी वो, तो ये वाली घटना हो गई। नाउ अगली घटना हमारे पास में क्या होती है, गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब जरा ये पॉइंट को ध्यान देना, हमारे पास सेल कौन सा है, गैल्वेनिक सेल है। इसके रिगार्डिंग इस बात को समझो कि अगर मेरे पास में पाया जाता है गैल्वेनिक सेल, अच्छा इसको अलग कलर से लिख देता हूं यार, तो थोड़ा सा ना सही से दिख जाएगा और आंसर भी तुम लोग को पता चल जाएगा डिफरेंट है। अगर यहां पर मैं बात करता हूं गैल्वेनिक सेल की, ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये क्या करते हैं, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। जब ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर किस्सा जरा कुछ अजीब सा रहता है, या बोला जाए अलग सा रहता है। यहां पर जो एनोड होता है वो यहां पर होता है नेगेटिव, और कैथोड क्या होता है यहां पे पॉजिटिव। अब शॉक मत हो जाना, तुम लोगों को पहले भी मैंने पढ़ा के रखा हुआ है कि ये गैल्वेनिक सेल आपके पास में क्या होता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। इस वजह से एनोड यहां नेगेटिव है, कैथोड यहां पर क्या है, पॉजिटिव। तो भैया यहीं पर मैंने वही बात लिख दी कि सर यहां मुझे यह पता चल रहा है कि सर जो आपके पास में एनोड है वो कैसा है, नेगेटिव। वहीं पर बात करता हूं मैं कैथोड की, तो कैथोड कैसा है सर, यहां पे पॉजिटिव। करंट फ्लो होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट यहां पर कहां से कहां किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, सर करंट फ्लो होगा यहां पर कैथोड से एनोड की डायरेक्शन की तरफ। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? तो बस रे भाई सेकंड वाला भी हमारे पास में क्या हो चुका है, डन। नाउ बात कर लेते हैं थर्ड वाला, हाफ सेल रिएक्शन अपने को बतानी। थर्ड वाला तो पहले ही सॉल्व कर दिया मैंने, बताओ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। थर्ड वाला तो हमारे पास में ऑलरेडी ये सॉल्व होके रखा हुआ है, हाफ सेल रिएक्शन। एक्चुअल में होता क्या है ना कि मैं जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं ना, तो मेरा यहां पर पहला काम तो यही होता है कि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हाफ सेल रिएक्शन को सबसे पहले लिख देता हूं। तो भैया थर्ड वाला ये ऑलरेडी यहां पर सॉल्व है, ये रहा आपके पास फर्स्ट वाले का आंसर, और ये रहा आपके पास में सेकंड वाले का आंसर। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्या कहानी चल रही थी? तो ये लो भैया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है डन। बात कर लो फटाफट फुर्ती से क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर हम लोगों को यह बोलता है कि हमारे पास में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ऑफ अ कॉलम 0.05 मोलैरिटी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये वैल्यू अगर 0.05 मोलैरिटी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये क्या है सर, ये यहां पर कंसंट्रेशन है 0.05 मोलैरिटी। फिर बात करता है कि जो लेंथ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो L इज इक्वल टू मैं बात कर लेता हूं भाई साहब 50 सेंटीमीटर किसके, इस कॉलम की लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A की जो वैल्यू है वो कितनी दे के रखी हुई है सर, A इज इक्वल टू दे के रखा है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बोलता है इज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम्स। तो भैया रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओहम। फिर ये बोलता है कैलकुलेट्स इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। लो भैया, इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन होने वाला है ये। क्यों सबसे ज्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि सर अगर जैसे आप बात करते हो रेजिस्टिविटी की, तो भैया रेजिस्टिविटी क्या होता है, रोहो। रोहो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RA/L। ठीक है, तो रेजिस्टेंस देके रखा हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देके रखा है, L देके रखा है, सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम लोग कंडक्टिविटी की। तो भैया कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कंडक्टेंस होता है 1/R, कंडक्टिविटी होता है मेरे पास में 1/ρ, या फिर बोला जाए 1 में रेजिस्टिविटी। फिर आखिरी में बोलता है मोलर कंडक्टिविटी निकालो, तो मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास में क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा काप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आ जाएगा। फटाफट फुर्ती से मैं सॉल्व कर दूं, बस वैल्यू को पुट करना, सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना। अगर आपने यहां पर रोहो की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 3, और उसके बाद में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना देके रखा हुआ है, 0.625 देके रखा हुआ है। लेंथ ऑफ द कॉलम देके रखी हुई मुझे 50 सेंटीमीटर। इस पूरे को भैया जब सॉल्व करके रखा हुआ है तो आंसर आ रहा है 62.5। ठीक है,
62.5 ओहम इंटू सेंटीमीटर। ये पहला वाला हो गया सॉल्व। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। यहां पर कंडक्टिविटी काप्पा 1/62.5 यही आ जाएगा, जस्ट उठा के रख दो। तो भैया इसकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है ये आ रही है 0.016। तो ये भी लिख देता हूं 0.016। यहां पर ओहम इंटू सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, या फिर बोला जाएगा कि इसको क्या बोला जाता है, साइमन भी बोला जाता है ओहम इनवर्स को, ठीक है, या मोहो भी बोलते हैं कई लोग। लास्ट में क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कप्पा 0.016 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय कितना कंसंट्रेशन है सर, 0.05 कंसंट्रेशन। सॉल्व करने पर आ रहा है मेरे पास में 320, ठीक है, कितना आ रहा है 320 साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ठीक है रे भैया, सही आंसर है ना रे, हाँ ये सही आंसर है, बिल्कुल क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्या घटना चल रही है। सीधा सीधा यहां पर फॉर्मूला लिखना था, वैल्यू पुट करना था, सॉल्व करना था, सब कुछ आ जाएगा। नाउ बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है रे भाई। अगले क्वेश्चन में हमारे पास में क्या देके रखा हुआ है, अगले क्वेश्चन में हमारे पास में देके रखा है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विथ प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड के साथ में यहां पर रिएक्शन आप परफॉर्म करवा रहे हो कॉपर क्लोराइड की, तो आपको यहां पर क्या करना है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रेडिक्ट करना है ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब देखो रे भैया, प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करवाओगे तो कैथोड एनोड वाली कहानी होगी, तो यहां पर भी एक्चुअल में वही करके रखा गया है। आपको यहां पर कैथोड और एनोड को ही क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ जाएगा। अब जरा एक चीज ध्यान दो, देखना बहुत सिंपल सी चीज है। यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। अब ये बात ध्यान देखना कि शी को हमेशा कहां पर लगाया जाता है, कैथोड पे लगाया जाता है, जिस वजह से इसके अंदर हमेशा आपको क्या देखने को मिलता है, रिडक्शन देखने को मिलता है। तो पहला केस तो यहां पर समझ में आ गया कि सर यहां पर ये वाली घटना हो रही है, क्लियर हो गई बात, इतना पल्ले पड़ गया। अगर आपको यहां पर ये वाला पार्ट पल्ले पड़ गया तो अब अगला पॉइंट आपके पास में ये आता है कि भाई साहब इन सभी में से जो वैल्यू सबसे ज्यादा हाई होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा भैया, वहां पर भी हमारे पास में रिडक्शन की कहानी जनरेट होगी, जिसमें क्या होगा, कॉपर वाली किस्सा होगी, कॉपर वाला किस्सा होगा। कॉपर में क्या हो रहा है, प्लस का 0.34 हो रहा है, और कॉपर जाना जाता है कि सर कॉपर Cu2 पॉजिटिव से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है रे। तो दोनों जगह पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जहां जहां रिडक्शन परफॉर्म होता है तो हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन कहां पर परफॉर्म हो रही होगी, कैथोड पे। तो कैथोड पर क्या हुआ, जो आपके पास में Cu2 पॉजिटिव है ये यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को खाकर कॉपर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस से, और यहां पर जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर आगे लिखा है तो मतलब यही है, ये आ रहा है प्लस का 0.34। वहीं पर अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करोगे सेम वही वाला किस्सा होगा कि आपके पास में रखा हुआ H पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खाया और हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस यहां पे बनाया, और यहां पर जो आपके पास में इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो क्या आता है, 0.00 वोल्ट ये आता है। तो भैया कैथोड का किस्सा खत्म, मतलब बचा हुआ 2 किस्सा कहां परफॉर्म हुआ है, एनोड पर परफॉर्म हुआ है, और अगर ये किस्सा एनोड पर परफॉर्म हुआ है जिसमें होती है लो वैल्यू इस वाले की और इस वाले की, तो भैया एनोड पर क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है। ऑक्सीडेशन कैसे परफॉर्म होगा सर, ये जो Cl नेगेटिव होगा
ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, लूज करके हाफ Cl2 बना देगा और इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाएगा। मतलब क्लोरीन का जो आयन होता है वो अपने आप को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। परंतु वैल्यू किसकी दे के रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल की। अगर मैं बात करता हूं कि सर इसमें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ईएमएफ अब आपके पास में चेंज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा प्लस का 0.36 से माइनस का 0.36 वोल्ट। सेम उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं यहां पर ऑक्सीजन और ये वाटर के कंपोजिशन की, वैल्यू क्या आ रही है, प्लस का 1.23 वैल्यू हमारे पास में आ रही है। परंतु होगा क्या भैया, यहां पर फिर से ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, आपके पास में रखा हुआ H2O जो होता है ये यहां पर रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर ये ऑक्सीजन गैस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। साथ ही साथ में इसको कर दो ट्वाइस, ये क्या करेगा, 4 मोल्स ऑफ यहां पर बना देगा किसके, H पॉजिटिव के। इसको जरा ऐसा कर देते हैं, 4H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये यहां से रिलीज कर देगा। तो बस इतना सा काम करके रखा है, परंतु है ये उल्टा। और अगर यहां पर ये उल्टा निकल कर आया तो इसका ईएमएफ भी मुझे चेंज करना पड़ेगा ना लो वैल्यू पे। तो लो वैल्यू पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1.23 वोल्ट ये हो जाएगा। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। तो ये घटना होती है हमारे पास में जब आप इलेक्ट्रोलिसिस को परफॉर्म करवाते हो। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। सिर्फ कैथोड एनोड की कहानी है और पूरी की पूरी चीज सिर्फ इससे पता कर सकते हो कि सर शी आया है तो उसको हमेशा कहां पर पटक दो, कैथोड पे पटक दो भाई, मेरे एनोड पे मत पटकना। ठीक है भैया, चलो आगे बात करते हैं। अगली कहानी होती है, क्वेश्चन बोल के रखा है, एक स्टेडी करंट 2 एम्पियर का पास करवाया जाता है थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें ए और बी 2 इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं। ओके जी, तो यहां पर मैं डाटा लिखता हूं कि भैया करंट जो फ्लो करवाया जा रहा है 2 एम्पियर का, यहां पर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ए एंड बी, जहां पर ए जो है वो है जिंक सल्फेट ZnSO4 और वहीं पर जो बी है वो है कॉपर सल्फेट CuSO4। फिर ये बोलता है कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये कनेक्टेड इन सीरीज है, तो कनेक्टेड इन सीरीज में हमने एक ही चीज पढ़ के रखी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यहां पर आपके पास में क्या लगने वाला है, फैराडेज का लॉ लगने वाला है। वो भी कौन सा, सेकेंड लॉ यहां पे लग जाएगा। ये बोलता है ऑफ 2 ग्राम कॉपर वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल। यहां पर क्या आ जाएगा, सेल हमारे पास कैथोड वाला कौन सा था, बी है ना, है ना, हाँ। यहां पर ये बोलता है कि जो वेट ऑफ द कॉपर डिपॉजिट हो रहा है वो कितना हो रहा है भैया, यहां पे 2 ग्राम्स इसका वेट डिपॉजिट हो रहा है। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। अब इसने ये बोल के रखा है कि कितने टाइम तक करंट फ्लो होगा, तो आपको यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी है, टाइम की। फिर ये बोलता है व्हाट मास ऑफ Zn वाज डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल ए। तो आपको वेट ऑफ जिंक भी फाइंड आउट करना है जो कि यहां पे निकल कर आएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्या कहानी चल रही है। तो बस रे भाई अब इसी चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहां पर एक पेज को ऐड कर दूं, कलर बदल दूं जरा, है ना, क्योंकि इसकी जरूरत हम लोग को अभी पढ़ने वाली है। वहां पर पूरा लिखेंगे ना तो सब घिचड़ पिचड़ हो जाएगा। ठीक है रे भाई, चलो आते हैं वापस। सबसे पहले जो डाटा हमारे पास में दे के रखा है वो कॉपर के रिगार्डिंग दे के रखा हुआ है। कॉपर का अगर यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस करवाते, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना, तो कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पर जो आपके पास में रखा हुआ कॉपर होता है वो क्या हो जाएगा भैया, वो कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। और कैथोड पे हमेशा क्या परफॉर्म होता है भाई, रिडक्शन परफॉर्म होता है। कैथोड पे अगर रिडक्शन परफॉर्म होता है तो आप बोलोगे CuSO4 से जो Cu2 पॉजिटिव आयन निकला है ये 2 इलेक्ट्रॉन खाकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो चीज मिल रही है वो मिल रही है कैथोड पे और ये हो जाएगा डिपॉजिट। यहां से क्या पता चला कि आपके पास जो यहां पे 1 मोल कॉपर मिल रहा है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की यहां पर रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी बेसिस पर आपको यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा जिससे वेट निकल कर आ जाएगा। कैसा निकल कर आएगा रे भाई, बहुत सिंपल सा है। क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर हमें पता है
1 मोल कॉपर को जरूरत पड़ती है 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी की, और 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है 96500, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96500, और क्या है भैया चार्ज है, तो क्या आ जाएगा कूलम। 1 मोल कॉपर का मास इन लोगों ने ऑलरेडी दे के रखा हुआ है 63.5 ग्राम्स, तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं कितना है 63.5 ग्राम कॉपर। अब यहां से मेरे पास में क्या रिलेशन बन सकता है सर, यहां से रिलेशन ये निकल कर आएगा कि 63.5 ग्राम कॉपर यहां पर डिपॉजिट होने के लिए यूज करता है 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज को। तो यहीं पर भैया कितना डिपॉजिट हो रहा था कॉपर, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था 2 ग्राम। तो अगर 63.5 ग्राम को इतना चाहिए तो 2 ग्राम कॉपर के लिए क्या हो जाएगा सर, बहुत ही आसान है, 2 इंटू 96500, यहां पर क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा 63.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये वाली आ जाएगी। 2 ग्राम को यहां पर इतने कूलम्स की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो जो इसका आंसर निकल कर आ रहा है ना, वो निकल कर आ रहा है हमारे पास में क्या 6078, ठीक है, यह आ रहा है 6078.74, 6 नहीं है 4 है, 74 कूलम्स। ठीक है भैया, तो इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। किसको रिक्वायरमेंट होती है सर, 2 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करवाने के लिए इतने कूलम्ब चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, टाइम के बारे में पूछता है कि बताओ इतना डिपॉजिट करने में कितना समय लगा होगा। तो समय निकालने के लिए आप क्या करोगे रे भाई, सर समय निकालने के लिए बहुत सिंपल सा मैं एक रिलेशन लगाने वाला हूं। मुझे पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है IT, जहां पर T क्या है, टाइम है। चार्ज कितना दे के रखा है रे भाई, चार्ज दे के रखा हुआ है मेरे पास में 6078.74। करंट जो होगा अपॉन में चले जाएगा, कितना करंट यूज कर रहे थे 2 एम्पियर का करंट, तो यहां पर मैंने लिख दिया 2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में T आ जाएगा। ठीक है भैया, अब यहां पर T की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है 3039.5 आ रहा है। टाइम इज इक्वल टू कितना रहा है 3039.5 सेकेंड्स के रूप में इसकी यूनिट चलती है। तो लो भाई, ये हो गया है मेरे पास में सॉल्व, मैंने टाइम निकाल दिया है। और इसके बाद में क्या पूछा था, वेट ऑफ द जिंक पूछा था, परंतु मैंने जैसे ही पता कर लिया कि इसको सीरीज में लगा के रखा हुआ है, तो यहां पर क्या लग जाएगा, फेराडे का सेकंड लॉ लग जाएगा। फेराडे का सेकंड लॉ हमारे पास में क्या बोलेगा सर, ये बोलता है W1 बाय W2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट वन एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड वन। वेट अगर मैं बात कर लेता हूं तो सर पहले वाले जिंक का वेट मुझे नहीं पता है, तो इसको एज इट इज रहने दो। वेट अगर बात करता हूं कॉपर की, तो कॉपर का वेट कितना था रे भाई, 2 ग्राम था। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करता हूं तो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास में क्या होता है, ध्यान देना, अगर बात कोई करे इक्विवेलेंट वेट की तो फॉर्मूला होता है मेरे पास में मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा रे भैया, वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर। जिंक का मोलर मास कितना है 65 ग्राम, और कितने यहां पर एन फैक्टर कितना होता है, ZnSO4 का 2 होता है, क्योंकि ZnSO4 टूटने पर Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव बनाता है। तो क्या हो जाएगा रे भाई यहां पर 65 डिवाइडेड बाय 2, और कॉपर का मास कितना होता है 63.5 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 गया। यहां पर जब आप पूरा सॉल्व कर दोगे तो जिंक का जो डिपॉजिटेड वेट निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है हमारे पास में, अरे मैंने सॉल्व भी नहीं करा, बताओ छोड़ो कर ही देते हैं ना, उसमें क्या है, क्या निकल कर आ जाएगा रे भाई 65 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 63.5। तुम कर लो यार, इतना तो आलस करना मेरा बनता है, मैंने सॉल्व ही नहीं कर पाया था, ध्यान ही नहीं रहा, मैंने सॉल्व ही नहीं करा, छोड़ो इतना तो तुम कर लो यार भाई, तुम लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के इतना सा कर लेना, करके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, दोनों कहानी हम लोगों ने कंप्लीट कर दी ना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि हमारे पास में क्रोमियम मेटल है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड है यूजिंग एन एसिडिक सॉल्यूशन कंटेनिंग क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारे पास में ये चल रही है, इस इक्वेशन के रिगार्डिंग ये बोलता है कि कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम विल बी इलेक्ट्रोप्लेटेड अगर
24,000 कूलम्स यहां पर चार्ज इसको दिया जाता है। कितने ग्राम क्रोमियम विल बी इलेक्ट्रोप्लेटेड? तो भैया कितने ग्राम मतलब वो वेट ऑफ क्रोमियम की बात कर रहा है। अगर यहां पर चार्ज इसको दिया जाता है 24,000 कूलम्स, फिर ये बोलता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इलेक्ट्रोप्लेट 1.5 ग्राम ऑफ क्रोमियम। यहां पर पहले तो आपको इस घटना से ये वाली वैल्यू निकालनी है, फिर ये बताना है कि अगर वेट ऑफ क्रोमियम आपके पास में 1.5 ग्राम है और इस पे करंट फ्लो करवाया जा रहा है 12.5 एम्पियर का, तो यह बताना है यहां पर आप लोगों को कि कितना समय लगेगा। ठीक है रे भैया, T इज इक्वल टू हम लोगों को बताना है, तो भाई साहब हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा। क्यों सॉल्व करना पड़ जाएगा? क्योंकि सर वो वाली वैल्यू सीधे इस बात पे डिपेंड करती है, क्योंकि CrO3 यहां पर ऐसी सिचुएशन को शो करता है, 6 इलेक्ट्रॉन खाकर वो 1 मोल क्रोमियम बना रहा है। समझ में आई बात? क्या बोल रहा है? 6 को खाकर 1 बना रहा है। तो मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि सर 1 मोल क्रोमियम को रिक्वायरमेंट होती है 6 इंटू 96500 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। और भैया क्रोमियम का जो मास होता है वो कितना होता है? 52 ग्राम। तो इतना ज्यादा चार्ज लेने पर, फेराडे क्यों बोल रहा हूं मेरे को, यहां पे तो कूलम्स लिखना है ना, कूलम, 1 मोल क्रोमियम को इतने कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि वो कितने ग्राम डिपॉजिट होता है? 52 ग्राम्स डिपॉजिट होता है। ठीक है भाई साहब, अब आपके पास में चार्ज कितना दे के रखा हुआ है? सर चार्ज इतना दे के रखा हुआ है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। अगर इससे इतने ग्राम बनता है तो आप बोल सकते हो कि सर 1 कूलम से कितने ग्राम बनेगा? 52 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 96500। ठीक है, अगर 1 ग्राम से इतना बनता है तो 22,400 का सीधा सीधा यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 22,400 ना 24,000 है, सॉरी, 24,000 के लिए यहां पर बनेगा 52 इंटू 24,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 96500। कर देना सॉल्व। मैंने इसको सॉल्व करके रखा था, तो भैया यहां पर मेरी जो वैल्यू निकल कर आ रही थी वो आ रही है 2.16 ग्राम। तो भैया क्रोमियम कितना जमा हो रहा है इतने चार्ज पे? ये जमा हो रहा है 2.16 ग्राम। ठीक है भाई साहब, क्लियर हुई बात? समझ में आ गया कितना क्रोमियम जमा हो रहा है? ठीक है भाई साहब, अब देखो ये वाली कहानी हमारे पास क्लियर हो चुकी है। हमारा वेट आ चुका है 2.16, हमारा नहीं मतलब ये जो क्वेश्चन में क्रोमियम था उसका वेट आ गया है। नाउ अगली चीज आपको यहां पर ये निकालनी थी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इलेक्ट्रोप्लेट 1.5 ग्राम क्रोमियम यूजिंग 12.5 एम्पियर्स ऑफ करंट। मतलब क्या है सर? यहां टाइम पूछ रहा है, और टाइम के लिए हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला होता है? सर फॉर्मूला होता है फेराडे का फर्स्ट लॉ, W इज इक्वल टू ZIT। अब इसके अकॉर्डिंग बात करता हूं तो मुझे कितने ग्राम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है? मुझे यहां पर करवानी है 1.5 ग्राम की। 1.5 ग्राम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। Z की अगर मैं बात करता हूं तो Z इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500। पहले भी मैं इसको निकाल चुका हूं भाई साहब, आप लोग को पता ही होगा। क्रोमियम के केस में बात करते हैं तो क्रोमियम का मास 52 ग्राम है, परंतु इसको कितने, इसका जो n फैक्टर है वो कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 52 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना फ्लो करवाना है? 12.5 एम्पियर का। इतना कुछ करवाने पर आपके पास में क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो भैया यहां पर जो टाइम की वैल्यू होगी वो निकल कर आएगी 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास में 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 52। ठीक है रे भाई, पूरा सॉल्व करने पर आंसर निकल रहा है 1336.15, 1336.15 सेकेंड्स। तो ये लो भाई साहब, ये क्वेश्चन भी हमारे पास में क्या हो चुका है? डन हो चुका है। तो बस रे भैया इतनी कहानी करनी है हमें। चलो भैया गाड़ी बढ़ाते हैं आगे, अगली कहानी पे बात करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। ठीक है, सेल आपके पास में दे के रखा है कि सर Sn से Sn2 पॉजिटिव बन रहा है और H पॉजिटिव से H2 बन रहा है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, शी है।
तो भैया इसके रिगार्डिंग सबसे पहले जब भी सेल रिएक्शन बनानी होती है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान गणित यहां पर हम लोगों को बताना पड़ेगा। तो उस ज्यादा ज्ञान गणित के लिए हम यहां पर बता देते हैं आप लोगों को कि किस तरह से स्टेप्स को यहां पर मैं थोड़ा सा बढ़ा के लिखूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सर जो ये सेल इक्वेशन देके रखी हुई है, इस सेल इक्वेशन से पहले मैं हाफ सेल इक्वेशन क्रिएट करने वाला हूं। अगर मैं यहां पर क्रिएट करता हूं हाफ सेल रिएक्शन को, तो हाफ सेल रिएक्शन आपके पास कैथोड और एनोड पर परफॉर्म होती है। अगर मैं बात करता हूं कैथोड की, ठीक है, और फिर एक इधर लिख दूं, एनोड दोनों साथ में लिख दूंगा, तो हमें पता है कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, और जो सी होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हमेशा उसको कहां पर डालो, उसको हमेशा डालो जहां पर रिडक्शन परफॉर्म हो रहा हो। तो भैया यहां पर जो सी होता है रिडक्शन परफॉर्म होता है, इस वजह से वो कहां जा रहा है, कैथोड पे। कैथोड पर जाके क्या होगा, H पॉजिटिव जो होगा, ठीक है भाई साहब, क्या बोल रहा है यहां पे, कैथोड पर ये जो H पॉजिटिव एक्वस होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैथोड की रिएक्शन हो गई। नाउ एनोड की रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो Sn से Sn2 पॉजिटिव बनना। तो यहां पर क्या होगा सर, Sn सॉलिड जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Sn2 पॉजिटिव एक्वस का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है भाई साहब, इसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि सर यहां पर क्या परफॉर्म हुआ है, सर यहां परफॉर्म हुआ है रिडक्शन, और यहां पर क्या परफॉर्म हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो पहला किस्सा हमने पूरा कर दिया। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने इसकी हाफ सेल रिएक्शन लिख दी। अब देखो इसने पूछा क्या था कि ईएमएफ के साथ साथ सेल रिएक्शन भी लिखो। तो भैया ये आधी सेल की रिएक्शन है, अगर सेल की रिएक्शन को पूरा लिखना है तो चार्जेस को आपको करना पड़ेगा बैलेंस। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए जो कैथोड वाली वैल्यू है, इसमें क्या कर देंगे रे भाई, इसके अंदर हम 2 का कर देंगे मल्टीप्लाई, ताकि यहां पर क्या हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ गए। तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव, जो कि आपके पास में क्या था रे भाई, ये था आपके पास में एक्वस फॉर्म पे, प्लस आ जाएगा आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस आपके पास में आ जाएगा Sn सॉलिड, मतलब रिएक्टेंट या लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए, राइट हैंड साइड वाले पे क्या होगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसल, आपके पास बचेगा हाइड्रोजन गैस, प्लस आपके पास बचेगा Sn2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट में, प्लस यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन को काट दिया जाए। हाफ सेल रिएक्शन से अब मैंने फुल सेल रिएक्शन बना दी है। तो यहां पर जो सेल रिएक्शन बनेगी वो बनेगी ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन पे, सॉरी एक्वस स्टेट पर, जो Sn होगा वो होगा सॉलिड स्टेट पर, और हाइड्रोजन पाया जाएगा गैसियस फॉर्म पे, और Sn ने ऑक्सीडाइज होकर अपने आप को Sn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और ये भी क्या बन गई, इसकी एक्वस स्टेट बन गई है। तो ये बन गई मेरे पास में क्या, कंप्लीट सेल रिएक्शन। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, ये बन गई मेरे पास में क्या, कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब इस सेल रिएक्शन के बाद में अगली चीज क्या पूछी थी इन लोगों ने, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ यहां पे फाइंड आउट करना है। अगर मैं बात करता हूं ईएमएफ ऑफ सेल की, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल होता है, आपको पहले ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब शब्दों पे जरा ध्यान दो, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने को बोल के रखा है। तो अच्छा अगले उसमें लिख देता हूं ना मैं, क्योंकि यहां पर फिर जगह कम बचेगी मेरे पास। यहां पर क्या बोल के रखा हुआ है कि आपको बोला है ईएमएफ ऑफ सेल निकालो। ईएमएफ ऑफ सेल निकलता है आपके पास नर्स्ट इक्वेशन से, जो कि होता है ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाय एन, और यहां पर क्या आ जाता है आपके पास में लॉग Q, ये वाली कहानी आ जाती है। और स्पेसिफिकली मैं यहां पर अगर बोलूं तो यहां पर जो आप Q की वैल्यू लिखोगे, तो Q की वैल्यू पर आप क्या लिख देना, Q की वैल्यू पर आप यहां पर लिखना प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है रे भाई, ये वाली कहानी लिख देना तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इस कहानी के बेसिस पर मुझे यह पता चला कि सर यहां पर प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन गिवन है, रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन गिवन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते अगर हमारे पास स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल प्रेजेंट होता। तो इस समस्या का समाधान करना है, तो इस समस्या का समाधान क्या होता है सर, हमें पता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है ई
ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ठीक है भाई साहब, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है सर, SN2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, दिख रहा है SN2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, परंतु वैल्यू किसकी दे के रखी है, SN2 पॉजिटिव से SN की, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दे के रखा हुआ है। तो इसका अगर मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है तो स्टैंडर्ड EMF साइन चेंज हो जाएगा, और SN जो है वो SN2 पॉजिटिव में जब कन्वर्ट होगा साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज होने पर क्या होगा, माइनस का 0.14 प्लस का 0.14 बन जाता है। तो बस रे भाई इतनी कहानी है, लिख देते हैं यहां पर प्लस का बन चुका है, यहां पर 0.14 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन वाली जगह पर क्या हो रहा है, शी या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। तो भैया इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 0.14 आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल सी कहानी है। 0.14 क्या आ गया रे भैया, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि शी है ना रिडक्शन पे या कैथोड पर शी है, जिसका स्टैंडर्ड EMF क्या आता है, 0 आता है। वो एज्यूम करते हैं, वैसे होता नहीं है। नाउ बात कर लेते भैया इसमें वापस में फॉर्मूले पे लगा दें इसे। तो फॉर्मूले पे जब हम लोग लगाते हैं तो मुझे मिलता है EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल कितना आ रहा है रे भाई, 0.14 माइनस का 0.059। कितने इलेक्ट्रॉन का यहां पर खेल चल रहा था, 2 इलेक्ट्रॉनों का। फिर बात कर लेते हैं भैया, यहां पर चल रहा है मेरे पास में लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। अब भाई साहब जरा इस पे थोड़ा सा गौर फरमाया जाए, गौर फरमाया जाए इन द सेंस यहां पर कहानी क्या बनती है। अगर मैं बात करता हूं तो सर ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, परंतु इसमें एक बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, और वो बात यहां पर ये होती है कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते हो, जहां आप इलेक्ट्रोलिसिस या फिर जितनी भी कहानी पढ़ते हो, तो सारे की सारी बातें किस पर डिपेंड करती हैं, आयंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। ध्यान रखना रे भाई, किस पर डिपेंड करती हैं, आयंस के ऊपर। तो यहां पर आपके पास में हाइड्रोजन के आयन और यहां पर आपके पास में मेटल आयन, इन दोनों के ऊपर ही सारी बात डिपेंड करेगी। भले ही यहां पे उसका मेटालिक फॉर्म, गैसियस फॉर्म लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब किससे है, आयनिक स्टेट से। आयनिक स्टेट में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये चल रहा है, तो सिंपल सा आप यहां पर क्या कर दोगे, अब इसी चीज को लिख दोगे। प्रोडक्ट आपके पास में हो जाएगा सर SN2 पॉजिटिव। अरे हाँ भैया हमें भी पता है, तुमसे पैसे लेकर, तुमको पैसे दिए थे, पैसे देके तुम्हारा ये वाला डाल के रखा हुआ है, फिर भी तुम अब जबरदस्ती में अपडेट करते रहते हो, ठीक है रे भाई। फिर क्या हो जाएगा मेरे पास में H पॉजिटिव, ये वाला कहानी बन जाएगी। अब देखो भैया यहां पर क्या होगा आगे, 0.14 माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाय 2, यहां चलेगा लॉग। अब ये वाली जो वैल्यू है ये ऑलरेडी हमारे पास में है, ये देके रखा हुआ, ये देखो SN2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है, 0.004। तो मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर क्या आ जाएगा 0.004, ये वाली कहानी आ जाएगी SN के लिए। उसके बाद में क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव कितना है सर, ये है 0.020, तो इसको भी मैं लिख देता हूं 0.020, ये वाली कहानी मैंने लिख दी। अब आपको करना क्या है भाई साहब, आपको करना है इस पूरे को सॉल्व, और आपका क्या आ जाएगा, EMF आ जाएगा। EMF ऑफ सेल टोटल कितना निकल कर आ रहा है भाई साहब, यहां पर कैलकुलेट हम कर चुके हैं, जैसा कि तुमको हर बार बोल देते हैं, 0.110 वोल्ट्स आ रहा है, ठीक है भैया, प्लस में आ रहा है मामला 0.110 वोल्ट्स। ये लो भाई साहब, ये हो गया इसका आंसर। तो इतना सा करना है इसके अंदर। कहानी समझ में आई। पहले क्या करो, क्वेश्चन को अपने को बड़ा करके हुए दिखाना है, तो हाफ सेल ऑफ द रिएक्शन बनाओ, कैथोड एनोड का किस्सा लाओ, कैथोड एनोड से तुम्हारे पास में ये सेल रिएक्शन आ जाएगी। जैसे तुम्हारे पास सेल रिएक्शन आई, उसके बेसिस पर मैंने स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल निकाला, ताकि मैं यहां पर नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू EMF ऑफ सेल को निकाल सकूं। ठीक है रे भाई, क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है इसी का सेकंड वाला पार्ट की, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड EMF वैल्यू O2 गैस, अच्छा रीजन बताना है, O2 गैस शुड बी लिबरेटेड एट एनोड। हाँ भैया ठीक है, सही बात है, स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से, ऑन द वैल्यू के हिसाब से बोला जाए, O2 गैस को क्या होना चाहिए, लिबरेट होना चाहिए एनोड पे, ठीक है। बट यहां पर बोलता है इट इज क्लोरीन गैस विच इज लिबरेटेड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। भैया ऐसे कैसे,
ऐसे कैसे? सामने वाला ये बोलता है कि सर आप NaCl को जब ब्रेक डाउन करते हो तो ये टूटता है Na पॉजिटिव एक्वस में प्लस Cl नेगेटिव एक्वस में। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आप बात करते हो H2O की, तो ये जो H2O है ये टूटता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के रूप में। अब यहां पर भी एक किस्सा ये निकल कर आता है कि सर आपके पास में रखा हुआ जो OH नेगेटिव है ये क्या बोलता है, शुड बी लिबरेटेड एट एनोड। एनोड पर इलेक्ट्रोलिसिस करने पर ये लिबरेट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस है तो एनोड कैसा होगा, नेचर में आपके पास में पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है भाई साहब, तो एक्चुअल में यहां सामने वाला क्या बोलता है कि ये जो OH नेगेटिव होता है, ये OH नेगेटिव क्या कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और 4 OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को लूज करके यहां पर ट्वाइस ऑफ O2 बना देते हैं, 4H पॉजिटिव बना देते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज हो जाते हैं। ये घटना होती है। इस घटना से क्या होता है, ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है कहां पर, एनोड पर। ये इन लोगों ने बोल के रखा हुआ है। परंतु एक बात ये देखी गई कि सर होना ये चाहिए था, परंतु हो ये रहा है कि जो Cl नेगेटिव है ना, ये ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव ये भी एनोड पर जाता है और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। सेम घटना कहां पर हो जाती है, एनोड पर। अब यह पूछा गया कि सर ऐसा क्यों होता है, चलिए जिसका जवाब देते हैं। तो सर इसका जवाब यहां पर यह होता है कि जब भी ऑक्सीजन गैस को रिड्यूस करने, ऑक्सीजन गैस को यहां पर क्या करा जाता है, एनोड पर से बाहर निकाला जाता है, तो सर इसका जो कंसंट्रेशन होता है ना बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम होता है। और अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता तो भैया हम घर पे ही ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर बना लिया करते। ठीक है, हर घर पे ही क्या करते, घर पे नमक पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते, ऑक्सीजन गैस को वहां पर से बाहर निकाल लेते। बट नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सर जब ये फॉर्म होता है ना, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लो होता है। अब क्या करना है सर, इसके कंसंट्रेशन को हाई करना है। अगर इसके लो कंसंट्रेशन को मुझे यहां कन्वर्ट करना है हाई कंसंट्रेशन पे, तो हाई कंसंट्रेशन पे कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, जो बाहर से वोल्टेज आ रहा है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बाहर से जो वोल्टेज आ रहा है ना उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। पर ये बाहर का वोल्टेज जब बढ़ता है तो इसके बढ़ने की वजह से यहां पर फायदा कोई और उठा लेता है, क्योंकि क्लोरीन यहां पर क्या करता है, इस एक्सटर्नल वोल्टेज का फायदा उठाते हुए ये वाला जो क्लोरीन का आयन है एनोड पर इलेक्ट्रॉन को सामने वाले को दे देगा और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन का लो कंसंट्रेशन होता है, हाई करने के लिए आपको एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है, परंतु एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाने से क्लोरीन गैस जो होती है इसे भी यहां पर एनर्जी मिलती है और यह क्या होता है, जल्दी से यहां पे ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? तो बस रे भैया इतनी सी कहानी है। नाउ इसी के अंदर हमारे पास में चल रहा है इसका बी वाला पार्ट, जहां बोलता है कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन को बढ़ाने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर आपने डाइल्यूशन को इंक्रीज करा, डाइल्यूशन को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है सर, आपने यहां पे सॉल्वेंट के अमाउंट को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। अगर सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंपैरिजन करने पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर कंडक्टिविटी की, स्पेसिफिकली हम किसकी बात करते हैं रे भाई साहब, कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। ठीक है, और इन दिस केस इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, ये सॉल्यूट है। ये सॉल्यूट क्या है, ये
इलेक्ट्रोलाइट से। तो क्या घटना हो रही है भाई साहब, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, परंतु सॉल्यूट उसके कंपैरिजन में घट जाता है। कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे, और अगर इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूट का कंसंट्रेशन घटेगा तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। तो बस रे भाई, इतनी सी कहानी है। इसको अगर और अच्छे से बोलना है तो आप इसको यहां पर यह बोल सकते हो कि डाइल्यूशन को इंक्रीज करने की वजह से, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे कि सर यहां घटना यह होती है कि अगर आप यहां पर डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हो तो डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम में जो कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से ऐसी कुछ घटना होती है। और जैसी कंसंट्रेशन आपके पास में कम हो गया तो ऑब्वियस बात है कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बस इतनी सी कहानी है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गया। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां अगला क्वेश्चन बोलता है भैया, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन, पहला पार्ट बोलता है फॉर द रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड सॉलिड और हाइड्रोजन गैस से बन रहा है Ag ट्वाइस ऑफ Ag प्लस ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, और साथ ही साथ में प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव एंड 0.1 मोलैरिटी इसका वैल्यू देके रखा हुआ है। ओके भाई साहब, गिब्स फ्री एनर्जी बता के रखी हुई है इसकी माइनस का 43600 जूल। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। अच्छा जी, ईएमएफ ऑफ सेल आपको यहां पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इसके बाद में बोल के रखा है कि अगर कोई लॉग की वैल्यू आती है तो लॉग 10 टू द पावर माइनस एन को क्या कर दो, यहां पर 10 टू द पावर माइनस एन को एज्यूम कर लो माइनस का एन। ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, देखो क्या होता है, घटना यहां पर यह हो रही है कि AgCl में सिल्वर कैसा है, +1, Ag का +1 Ag में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इसने क्या परफॉर्म करवा दिया यहां पर इस समय, रिडक्शन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खाया है। वहीं पर हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो सर यहां पर जो हाइड्रोजन गैस का किस्सा चल रहा है वो चल रहा है कि यहां H2 गैस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है। अब ये क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए होंगे, तो सर यहां पर क्या परफॉर्म हो रहा है, मेरे पास में ऑक्सीडेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है भाई साहब, इतनी बात समझ में आई क्या चल रहा है यहां। ठीक है रे भाई, अब देखो यहां पर आपके पास में क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कहानी तो मैंने बता दी है। इस कहानी के बाद में हमारे पास में मेन चीज ये होती है कि हमें निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर ईएमएफ ऑफ सेल निकालने जाते हो तो आपको यूज करनी पड़ती है नर्स्ट इक्वेशन, जो कि बोलता है ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल 0.059 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा रे भाई, हमारे पास में n हो जाएगा। उसके बाद में गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, लॉग ऑफ Q आता है, तो Q की जगह पर आप यहां पर क्या लिख दोगे, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ये वाली कहानी लिख दोगे। ठीक है रे भाई साहब, ऐसी कुछ सिचुएशन दे के रखी हुई है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह निकल कर आता है कि इस पूरी रिएक्शन में आप देखो तो यहां गिब्स फ्री एनर्जी देके रखी हुई है। तो गिब्स फ्री एनर्जी से हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना पड़ेगा। और एक बार अगर यहां से ये वाली वैल्यू आ गई तो आपका ईएमएफ ऑफ सेल भी निकल जाएगा। तो भैया स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आपके पास में क्या निकल कर आ रहा है, अपने गिब्स फ्री एनर्जी से, एक सेकंड है, इसको मैं ऐसा कर दूं, यहां पर आ जाएगा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ये वाली वैल्यू दे के रखी कितनी, ये दे के रखा है माइनस का 43600 माइनस का एन, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है भैया, यहां पर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है एक्सचेंज। F की वैल्यू क्या हो जाएगी 96500 और यहां से आ जाएगा आपके पास में स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, या 2 नहीं कैंसिल करना है, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको मैंने पहले ही निकाल के रख दिया है। तो भाई साहब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल जो हमारे पास वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है भाई साहब हमें 0.22 वोल्ट। ठीक है भाई साहब, ये कितना दे रहा है 0.22
वोल्ट ये दे रहा है। तो भैया एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। अब इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग उस क्वेश्चन के अंदर, तो यहां पर आपके पास में ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू मिल जाएगा 0.22 वोल्ट, और वोल्ट नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि न्यूमेरिक ही सॉल्व कर रहे हैं। 0.059, n इज इक्वल टू क्या है 2, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखते हैं, परंतु जैसा कि मैंने पहले बता के रखा हुआ है, हमें काम होता है सिर्फ और सिर्फ किससे, आयंस से। तो देखो यहां पर प्रोडक्ट में आयंस कौन से मिल रहे हैं, एक ये वाला, साथ ही साथ में हमें मिल रहा है एक ये वाला। तो प्रोडक्ट में हमारे पास आयंस में कौन आएगा सर, यहां पर आएगा आपके पास में H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव डिवाइडेड बाय। अब मैं बात कर लेता हूं कि सर रिएक्टेंट में कहीं पर कोई आयंस दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, सिर्फ 1 atm का प्रेशर होल्ड कर रहा है हाइड्रोजन गैस, तो वैल्यू 1 रख दो। H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है भाई H पॉजिटिव की 0.1, और उसी तरह से जो Cl नेगेटिव है उसकी वैल्यू भी कितनी है 0.1। सीधे सीधे कंसंट्रेशन को आप यहां पर पुट कर दोगे, तो कंसंट्रेशन को पुट करने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे आपको मिल जाएगा 0.1 0.1 ये मिल जाएगा। तो करना क्या है, इस एक्सप्रेशन से उसको कर देना है कंपेयर, जैसे log 10 टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू माइनस n। चलो मैं करा ही देता हूं यार, थोड़ा सा यहां पर करने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा बस लेक्चर लेंथी हो जाएगा, दैट्स इट और कुछ नहीं। 0.059 ये आ जाएगा 2, यहां पर आप लिखोगे ना log, तो क्या मिल जाएगा आपको 0.1 इंटू 0.1 मिल जाएगा। तो 0.1 क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। और ये जो आपके पास में 0.01 होगा ना, फिर इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको आपको यहां पर लिखना पड़ जाएगा 10 टू द पावर -2, और log -n वाले को आगे हम लेकर आ जाते हैं, तो इस वाले को भी जस्ट आपको आगे लेकर आ जाना है। 10 टू द पावर -n इज इक्वल टू -n है, तो यहां पर माइनस का 2 आगे आ जाएगा। पूरा सॉल्व करके देख लेना, आंसर आ रहा है हमारे पास में 0.3382 वोल्ट्स। ठीक है रे भाई साहब, क्या आ रहा है 0.3382 वोल्ट्स, ये वाली कहानी हमारे पास में बन रही है। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात, क्या घटना चल रही है यहां पे। अब देखो भाई साहब, ये वाला तो न्यूमेरिक था। अगला क्वेश्चन आपको बोलता है कि डिफाइन फ्यूल सेल एंड राइट इट्स 2 एडवांटेजेस। जो आपके पास में फ्यूल सेल है उसको डिफाइन करो और उसके 2 एडवांटेजेस लिखो। ठीक है जी, तो भैया फ्यूल सेल को वैसे अगर पूरा डिफाइन करा जाए तो वो थोड़ा सा लंबा पार्ट हो जाएगा, तो आपको ऑलरेडी 1 शॉट में मैं कवर करवा चुका हूं। फिर भी छोटा मोटा यहां पर हम उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपके सामने जरूर पेश करेंगे, जिसके अंदर आप बात करते हो फ्यूल सेल की। तो भैया ये जो फ्यूल सेल है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के ऊपर चलता है, और यहां पर एक्चुअल में होता है इसका कंबशन। ठीक है जी, क्या होता है, इसका कंबशन परफॉर्म होता है। और ये जो कंबशन होता है, ये कंबशन क्या होगा, आपके पास में कंटिन्यू एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक है रे भाई, क्या करता है रे, कंटिन्यू एनर्जी सप्लाई करता है। अब एक्चुअल में होता क्या है, यहां पर हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में करवाया जाता है कंबशन, जिस वजह से ये कंबशन वाली जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह निकल कर आती है कि इसमें 70% जो फ्यूल होता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। बाकियों में इफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं होती है, ये सबसे हाईएस्ट इफिशिएंसी का अभी तक हमारे पास में सेल है। अगर सेकंड खास बात बोली जाए तो ये काम किस पर करता है सर, ये काम करता है कंटिन्यू सप्लाई पे। अगर सप्लाई कंटिन्यू होगी तभी ये काम करेगा। अब देखो होता क्या है, जैसे कि आपने नॉर्मल सेल देख के रखे हुए हैं, नॉर्मल सेल के साथ में क्या है, अगर आपने रिमोट में लगा के रखा हुआ है परंतु आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, फिर भी क्या होगा, वो सेल धीरे धीरे करके खराब हो जाएगा। परंतु फ्यूल सेल के अंदर ऐसा नहीं है, फ्यूल सेल में जब तक सप्लाई होगी वहां फ्यूल की, तभी तक ये वर्क कर पाता है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्या कहानी चल रही है। और अगर समझ में आ गया है तो बस रे भाई, हो गया हमारा
आज का पीवाईक्यू, जहां पर हमने लास्ट 5 ईयर के अंदर जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाले, वो कर चुके हैं। लाइव लेक्चर्स मैं पहले ले चुका हूं, जिसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने इसके जो एमसीक्यूज थे प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसको कवर करवा दिया है। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात। और अगर बात आप लोगों की क्लियर हो गई है तो इसी के साथ में ही इस वीडियो का हो चुका है एंड। ठीक है जी, इस वीडियो के एंड के साथ ही साथ मैं मिलूंगा अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। परंतु रुको, कहीं जाना नहीं रे भाई साहब, आपके पास में जो सुपर क्विक रिवीजन है, जहां मात्र 15 मिनट के अंदर मैंने पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करवाया है, वो एक बार जरूर देख लेना, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो बस इसी नोट के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और कर दो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी। मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।